अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीपीडीआईपी स्टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, जेन ज़ी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब इंडिया में भी पूरी तरह फाल, यानी इस दफा बारी है मोदी सरकार की। वो एक स्टेटमेंट, जज की स्टेटमेंट से स्टार्ट होने वाली काकरोच जनता पार्टी, जिसने एक पहले ऑनलाइन मीडिया पे अपनी स्पेस बनाई, अब इंडिया के हर कोने में नजर आ रही और अब लाखों हजारों लोग अपने राइट्स के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। इसके अलावा फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी हो रहा है। क्या चल रहा है इंडिया में? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाने वाली क्या अपने सिटीजन को उनके हकूक नहीं दे पा रही है? क्या इंडिया या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इन मुजाहिरीन को पीसफुली सेटल करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर इतिहास के पन्नों पर एक नया वायलेंट सिनेरियो क्रिएट होगा? सो आज के एपिसोड में मुख्तार साहब से इसी के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त इंडिया में। वेलकम करते हैं अपनी गुफ्तगू में मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम जी। सर, जेनजी तो किसी तरह रुकने वाली नहीं है, ये कहाँ से शुरू हुए हैं और अब जो है वो इंडिया में भी पहुंच गए हैं। जेनजी की का दौर है, तो ये उन्होंने ही जाहिर है अच्छा या बुरा जो भी करना है उन्होंने हालांकि वो रिपोर्ट ये थी कि जेनजी जो है ना वो शायद आईक्यू लेवल में कुछ पीछे रह गए, लेकिन मुझे लगता है अपने राइट्स के लिए वो कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। वो बहुत जेनजी के लोग बहुत इन्फॉर्म्ड हैं। वो आप जेनजी के किसी 14 साल के 12 साल के बच्चे से मिलेंगे, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है जो हमारे पास जब हम मास्टर्स करते थे तो उस वक्त हमारे पास होता था। ये तो हम अपने बच्चों को रोज़ देखते हैं। तो एक उनका ये कैरेक्टर है कि उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि वो अपने राइट्स के बारे में भी ज़्यादा है। वो तो पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं कि आप तो ये नहीं कर सकते। हम अपने घरों में देखते हैं, बच्चे कहते हैं वालिद साहब को कि भाई आप तो ये नहीं कर सकते, हम तो मारे खा लेते थे, टीचर से मार खा लेते थे। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट जनरेशन है, और जाहिर है उसका इम्पैक्ट गवर्नेंस पे भी आएगा, सियासत पे भी आएगा। तो अभी जो इंडिया में ये भी एकदम से तो नहीं कह सकते, जाहिर है एक बड़े अरसे से सप्रेस्ड होगा, और बीजेपी के खिलाफ एक एग्रेशन था जिसको एक जुबान दे दी है काकरोच जनता पार्टी ने। तो कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे प्रोटेस्ट को? अच्छा, वैसे मैं ये सोच रहा था कि साउथ एशिया के मुल्कों में अब ये नेपाल में हो चुका, बांग्लादेश में हो चुका, अभी इंडिया में भी हो रहा है, श्रीलंका में भी हो चुका। तो अब रह गया भूटान और मालदीव्स साउथ एशिया में। वैसे पाकिस्तान में भी हो चुका है, हम इसको उस तरह से काउंट नहीं कर रहे। ये जो पूरा राइज है पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान की पार्टी का, ये भी जनरेशन जी थी। और जनरेशन जी ही ने, अगरचे वो उसको जो लीड कर रहे थे उसका जनरेशन जी से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जनरेशन जी ने एक उसको इमरान खान साहब को लीडर बनाया, और इसमें ज़्यादातर यूथ ही थे। और उसके नतीजे में इधर हुकूमत बदल गई, और एक आप सबसे बड़ी पार्टी कह लें या सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कह लें, मतलब पीटीआई का क्लेम है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर इलेक्शन के रिजल्ट पिछले को देख लें जिसके ऊपर सवालात भी हैं, तो वो असम्बली में आज भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो पाकिस्तान में भी एक बड़ी तब्दीली तो आई, मतलब कितनी सस्टेन हुई है नहीं हुई है, मतलब उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। शॉर्ट टर्म में तो बहरहाल इमरान खान साहब आए और फिर टर्म पूरी नहीं कर सके, लेकिन असल में तो ये काम पाकिस्तान से शुरू हुआ। मतलब जनरेशन जी के कंट्रीब्यूशन या उनकी एक्टिविटी या उनके एक सिग्निफिकेंट रोल के हवाले से पाकिस्तान सबसे पहले उसने इसको एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ। तो अब लगता है इंडिया की बारी है। पाकिस्तान में तो हुकूमत बदल गई, एक बड़ी पार्टी वजूद में आ गई। श्रीलंका में भी हुकूमत बदल गई थी, नेपाल बांग्लादेश में भी हुकूमतें बदल गई। तकरीबन रेवोल्यूशन किसी सूरत हाल थी इन सारी जगहों। इंडिया में अब क्या शक्ल लेता है, लेकिन आपने पूछा कि हुआ हो क्या रहा है, तो आप देखें कि उसमें ये मेरे ख्याल में जुलाई 20 को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, और उसमें बहुत लोग हैरत ज़दा हैं कि इतनी बड़ा इनका टर्न आउट था, क्योंकि ये ऑनलाइन तो थी बड़ी पार्टी। वो तो तब से हुई जब वो इनके जो चीफ जस्टिस हैं, जब उसने ये बात की थी सूर्यकांत साहब ने, जब उन्होंने कहा ये तो कॉकरोचेस हैं और पैरासाइट्स हैं, तो उसके बाद ये रिएक्शन आया। तो उस वक्त भी बड़ी लोगों को हैरत हुई थी कि देखें ऑनलाइन देखते ये तो बीजेपी के भी जो सब्सक्रिप्शन है या सब्सक्राइबर्स हैं उसको पास कर गए। तो वो एक बड़ी हैरत की बात थी, लेकिन अभी भी लोग सोच रहे थे कि वो ऑनलाइन तो हो जाता है। अब देखें जी, इनका तो जो लीडर है वो कनाडा या अमेरिका में था, और जो उसका नाम है अभिजीत दिपके, तो ये उधर बैठ के क्या कर लेगा। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो अभिजीत जो है वो वापस भी आ गए। वो तैयारी करके आए थे कि हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन बहरहाल नहीं किया। ये एक अच्छी बात है। अच्छा, तो और फिर ये था कि अब ये स्ट्रीट पे तो मुश्किल उस तरह से लोगों को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना जरा मुश्किल है। वो जब इधर पीटीआई की वो हो रही थी ना कैम शुरू में, तो ये फेसबुक वगैरह पे शुरू में काफी पॉपुलर हुई। तो ये दूसरी पार्टियां इनका मजाक उड़ाया करती थी, जी फेसबुक पे वोट डालेंगे, अब ये ट्विटर पे वोट डालेंगे, जी देखें ये तो घरों से नहीं निकलते ये लोग, ये तो जनरेशन जी वाले लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। हाँ, तो फिर देखें वो मजाक उड़ाते थे, और लेकिन पीटीआई सबसे पहले सोशल मीडिया पे छा गई,
और फिर उन्होंने 2018 के इलेक्शन में, अगरचे वो मतलब मुतनाज़ा इलेक्शन थे, लेकिन बहरहाल 18 के इलेक्शन इलेक्शन अगरचे वो भी मुतनाज़ा इलेक्शन थे, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी पार्टी के तौर पे तो इमर्ज हुए। अगर आप मुतनाज़ा इलेक्शन ही कह लें तो फिर भी वो तो पाकिस्तान में रहते ही हैं मुतनाज़ा इलेक्शन। फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो बहरहाल तभी बन गई थी। तो मतलब इनको डिसमिस किया गया वहाँ पाकिस्तान में, लेकिन वो उन्होंने इम्पैक्ट डाला। इंडिया में भी शुरू में ये था कि अभी ये तो सोशल मीडिया वगैरह पे है, तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो अभिजीत हैं वो वापस भी आ गए, और अब ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इन्होंने जो मुजाहरे किए, और ये कांग्रेस ने भी शायद इनको ज्वाइन किया है, जो अपोजिशन पार्टी थी उसने भी ज्वाइन किया। वो तो फिर टिपिकल है, कोई भी मुजाहरा करेगा तो अपोजिशन वाली पार्टियां तो जंप करती है ना। कोई इधर हम इस्लामाबाद में नहीं देखते कि कोई मजदूर मुजाहरा करेंगे, कोई पीआईए के मुलाजमीन मुजाहरे करेंगे, तो जो भी अपोजिशन की पार्टी होगी वो भी अपने झंडे लेके पहुंच जाएंगे। वो होता है ना कि लोग पहले इकट्ठे हैं, हम भी जाके तस्वीरें बना लें, सॉलिडारिटी उनका इजहार कर लें, तो मतलब उससे कुछ हो सकता है, वोट मिल जाए, कुछ हमदर्दी मिल जाए, कल तो उनको कुछ हुकूमत पे प्रेशर आ जाए। तो मतलब वो देखें ना, पॉलिटिक्स के जो तरीके हैं ना, जो टैक्टिक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो तो मिलते जुलते हैं ना। जो हमारी सियासतदान करते हैं वही उधर करते हैं। तो राहुल गांधी भी पहुंच गया उधर, उन्होंने कहा जी मैं पता नहीं काल दूंगा तो लोग पता नहीं इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, चलो इधर तो लेकिन पहले ही इकट्ठे हैं तो मैं चला जाता हूँ उधर। तो हमारे यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। ये एक ही प्ले बुक है जो इंडिया में यूज होती है, जो हमारे यहाँ यूज होती है, मतलब। और ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई हमारे यहाँ यूज होती है, सारी दुनिया में पॉलिटिक्स इसी तरह से मतलब जहाँ पे उनको लगता है कि हमें एडवांटेज मिल सकता है, पॉलिटिकल एडवांटेज वो लेते हैं। तो इधर भी राहुल गांधी चले गए, मेरे ख्याल में उनकी बहन भी चली गई हैं, फिर उनको कुछ गिरफ्तार किया गया और फिर शायद छोड़ दिया। तो मतलब इसकी सिग्निफिकेंस को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। उन्होंने ऑनलाइन भी अपनी प्रेजेंस अच्छी तरह से दिखा दी, और उन्होंने अपनी स्ट्रीट में भी या दिल्ली के अंदर भी उन्होंने ऑन ग्राउंड भी ये दिखा दिया है कि हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं, लोगों में हमारी पजीराई है, यंग लोगों में, यंग लोग तंग हैं। अच्छा, अब ये क्या यंग लोग अक्रॉस द बोर्ड तंग हैं या खास तबका है? अभी जो नंबर आए हैं वो है कोई 10,000 के करीब लगभग लोग थे। 10,000 एक बड़ा नंबर होता है वैसे। वो मतलब कई दफा जब 10,000 लोग हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं ना, तो पार्टी कह रही होती है 10 लाख इकट्ठे हुए। अच्छा, वो मतलब उसकी अब जिस तरह से तस्वीर ले लें, भले होंगे 10,000 लेकिन एक बड़ा नंबर, हाँ लेकिन बड़ा नंबर और यंग लोगों का। और लेकिन अच्छा, एक होता है कि नंबर कितना इकट्ठा हो, एक होता है कि जोश और जज्बा कितना, हाँ रेजिस्टेंस कितनी है उनके अंदर, और वो मतलब कितना बियर कर सकते हैं, कितने जज्बे से। और इधर वो बकायदा मतलब डंडे खा रहे हैं और यंग, और वो खड़े हैं कि ठीक है खड़े हैं। वो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जो हम देख रहे थे ऑनलाइन। जाहिर है वैसे तो वहां पे भी पाकिस्तान की तरह मीडिया बंद हो गया है, वो तो डायरेक्ट खबरें नहीं उस तरह से, इंटरनेट बंद हुआ है, लेकिन जाहिर है ये खबरें कहाँ, जैसे पाकिस्तान की इंडिया तक पहुंच जाती है तो इंडिया की भी तो पाकिस्तान पहुंच ही जाती। हाँ, वो तरीके तो वही है ना, ये पुलिस भी वही है। हाँ, वो तो एक मूवी शायद बैन हुई है, तो वो भी ऑनलाइन पे पूरी मूवी पड़ी हुई है। दिल्ली किसी जमाने में पंजाब का हिस्सा होता था, और आपको पता है हमारे पंजाब में जो पंजाब पुलिस है ना पाकिस्तान में, वो सबसे ज्यादा बदनाम है। मतलब वो कहते हैं ये पंजाब पुलिस है, मतलब वो बहुत वायलेंस करती है, बहुत उससे लोग डरते हैं, और बहुत उसका एक स्ट्रॉन्ग उनका इंप्रेशन होता है। ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस में जाए ना, तो वो कहते हैं जी कि ये तो मतलब उस तरह से नहीं है, इनसे लोग उतना डरते नहीं है। अच्छा, तो इधर तो लोग पंजाब में, हमारे में तो थाने में जाने से डरते हैं। तो ये जो नॉर्थ इंडिया का कल्चर है ना, वो हमारे इसी पंजाब की तरह का मिलता जुलता है। तो उधर भी इसी तरह की पुलिस की एक दहशत है, वही पुलिस का कल्चर है। और तो इन्होंने अभी इसमें दिखाया भी है, मुझे डिमॉन्स्ट्रेटर्स पे जिस तरह से डंडे चला रहे हैं, और तो वो मतलब अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, वो जितना भी इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत है, और हमारे यहाँ मुसलसल माशाल्लाह लगते रहते हैं, अभी भी हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन कई जगहों पे थोड़ा सा वो ऊपर वाली परत से नीचे जाते हैं ना, तो वो छिलका उतारते हैं तो नीचे एक से निकलते हैं। अच्छा, जरा ये सवाल मेरा आगे आपसे था भी कि पाकिस्तान के बारे में तो मशहूर है कि चलिए हाइब्रिड सिस्टम है, यहाँ पे तो कोई वो उस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, लेकिन इंडिया तो खुद को बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, बड़े प्राउडली उसको प्रेजेंट करते हैं हर जगह। कैसे अब ये सिचुएशन को क्या कंट्रोल कर पाएंगे, या क्या टैक्टिक्स होंगी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और क्या होनी चाहिए इस तरह की? इवन पाकिस्तान में भी जब इस तरह के मुजाहरे होते हैं तो ज़ाहिर आप उसको वायलेंस के थ्रू तो काउंटर नहीं कर सकते, जैसे ही आप वायलेंस करेंगे तो ये मुजाहरा बढ़ेगा। तो क्या कैसे इसको गवर्नमेंट अब देखेगी, क्या उनकी राइट्स के ऊपर कैसे बात होगी आगे? देखिए ना, इंडिया की एक बड़ी लंबी ट्रेडिशन है मूवमेंट्स की, एजिटेशन की, पार्टीशन से पहले की है। और शायद पाकिस्तान में जो पार्टीज मौजूद रही है ना तारीखी तौर पे, उनसे ज़्यादा वो रोबस्ट ट्रेडिशन है, ज़्यादा स्ट्रांग ट्रेडिशन है। देखिए ना, कांग्रेस को 1886 में बन गई थी, उसके बाद से उनकी एक स्ट्रगल है आज़ादी के लिए। मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी। मतलब अगर मवाजना करें तो कांग्रेस को कितना एज हासिल था कि 1886 या 85 में बन गई थी, मुस्लिम लीग 1906 में बनी।
अच्छा, around फिर 20-25 साल। एग्जैक्टली फिर कांग्रेस जब पार्टी के तौर पे बनी ना, तो उसमें काफी सारे प्रोफेशनल मिडिल क्लास के लोग, एजुकेटेड लोग वो आ गए थे। मुस्लिम लीग जब शुरू में बनी ना, तो ये नवाबों की पार्टी थी और ये ड्राइंग रूम की सियासत ही करते रहे बड़े अरसे तक, अनटिल 1940 जब कायदे आजम ने इसको पॉपुलराइज कर दिया। तो मतलब उसके मुकाबला अगर मुकाबला करें ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, तो कांग्रेस एक पब्लिक की पॉलिटिक्स बहुत अरसे से कर रही थी। उसमें टॉप पे एक बड़ी डाइवर्स लीडरशिप मौजूद थी, मतलब अब्दुल कलाम आजाद भी था, नेहरू भी था, गांधी भी था, सरदार पटेल भी था। अच्छा, इसमें कोई आपको वो नवाब राजे महाराजे कम ही नजर आते हैं, मतलब ये मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बड़े लोग भी थे, अमीर लोग भी थे, लेकिन बहरहाल उस तरह से नहीं थे जैसे हमारे यहाँ राजे महाराजे, चौधरी सरदार थे। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में आप देखें तो लियाकत अली खान, अगरचे उनकी बड़ी कुर्बानियां, लेकिन वो नवाब ज़्यादा थे। कायदे आजम बहरहाल एक प्रोफेशनल थे। तो बाकी तो ये हमारे ज़्यादातर लोग वही वडेरा, पंजाब के तो शामिल ही बड़े बाद में हुए, ये सरदार जो थे, हम्म। ये जो यूनियनिस्ट की हुकूमत थी इधर। तो अगरचे यंग लोगों की उस वक्त एक मूवमेंट थी, हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मूवमेंट में ना एक यूथ का बड़ा रोल था, वो भी 1940s में है कि एक अलीगढ़ के जो लोग थे और फिर बाकी तो यंग यकदम आखिरी दहाई में 1940 के बाद एक यूथ की मोबिलाइजेशन हुई। तो बहरहाल मैं कंपेयर ये कर रहा था कि इंडिया में एक बड़ी रोबस्ट लंबी ट्रेडिशन है एजिटेशन की, हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की। अब आप देखिए ना, ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 11, अच्छा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये इंडिया में चलती रही है 1920-21, कई दफ़ा और भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो साल्ट के मार्च वगैरह गांधी करते थे 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, अच्छा ये तो उससे पहले था, लेकिन बाद में भी बहुत सारे इंडिया में, जब इंडिया की आज़ादी हो गई तो उसके बाद बड़ी मूवमेंट चली हैं। मतलब ये एक इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1990s में, उसके खिलाफ एजिटेशन हुए। अगर जो एक अफर्मेटिव एक्शन मेरे ख्याल में तो वो पॉजिटिव स्टेप था, जिसके खिलाफ वो भी यूथ था कि भाई आप ये सारी सीटें अगर इनको दे देंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, और जो उनकी उधर कास्ट सिस्टम है, जो ज़रा लो कास्ट वाले लोग हैं, अगर आप उनको दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। फिर ये अन्ना हजारे का आपको पता है, वो एक बड़ा मशहूर प्रोटेस्ट हुआ था, फिल्में भी बनी हैं उस पर, तो वो 2011 में हुए। फिर ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट 2020-21 में, वो कई महीनों चलते रहे। तो एक बड़ी रिच ट्रेडिशन है इंडिया की। अच्छा, फिर इसके अलावा वो आंदोलन वगैरह करते रहते हैं, कभी पानी के इशू पे, डैम्स के इशू पे, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन पे हम काम करते हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के इशूज पे देवर रिच ट्रेडिशन। अच्छा, तो ये लेकिन उसमें एक टॉलरेंस रही है इंडिया में ना, चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम तो था कि भाई इनको आप करने दें मुजाहरा, ये प्रोटेस्ट है तो कोई बात नहीं है, बैठे रहे। ये फार्मर प्रोटेस्ट जब हुए हैं तो वो लंबे अरसे तक बैठे रहे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने उन पर काफ़ी वायलेंस का इस्तेमाल किया है। अच्छा, माजी में भी हुआ होगा वायलेंस का इस्तेमाल, क्योंकि हमारी वो इंडिया अगरचे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन स्टेट का कैरेक्टर एसेंशियली तो वही है ना, वही कॉलोनियल ट्रेडिशन हमने इनहेरिट की है, जैसे हमने इनहेरिट की है उन्होंने भी इनहेरिट की है। तो वो पुलिस के रवैये, वो मतलब आप पाकिस्तान के थाने में चले जाएं और इंडिया के थाने में चले जाएं, आपको एक ही तरह के थाना नजर आता है। वो वही रवैये हैं, उसी तरह से बात करेंगे। वो मैं तो गया हूँ एक आध दो दफ़ा ना, वो था कि अगर आप इंडिया जाते हैं ना, तो वो एक रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली होती है कि आप थाने में जाके पहले रिपोर्ट करें और रजिस्ट्रेशन कराएं। वो तो ये एक्सपीरियंस है। जब आना जाना था तो वो उधर से भी जब लोग इधर आते थे तो वो थाने जाके पहले रिपोर्ट करें, कई दफ़ा वो एग्जेम्प्ट भी कर देते थे। तो वो बिल्कुल हमारे जैसे नजर आते हैं, उसमें कोई खास फर्क कोई नहीं। तो स्टेट का करेक्टर वही है। तो मतलब अब डिपेंड करता है कि हुकूमत में कौन है, क्योंकि हुकूमत जो है टॉप पे अगर कहे कि भाई नहीं इनको अच्छे से डील करो, तो फिर ज़रा वो वायलेंस नहीं होगा। और अगर हुकूमत ये कह दे कि नहीं अब आप इनको नहीं करने देंगे, तो फिर पुलिस वालों ने कोई कानून का ख्याल थोड़ी करना होता है। बिल्कुल, वो कहते हैं कानून को साइड पे रखो जी, ऊपर से हुक्म आ गया है, तो बस वो फिर डंडे मारने शुरू हो जाएंगे। वो तो एक तो वो क्लिप चल रहा था जिसमें वो एक पुलिस वाला आगे जाके खातून नौजवान लड़की प्रोटेस्ट कर रही है, उसको जाके जोर से थप्पड़ मारता है। तो मतलब वायलेंस काफ़ी हुआ है। लेकिन आप इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो कुछ क्लिप्स मैंने देखे, अब वो ये ना हो कि वो कोई AI जनरेटेड ये डॉक्टर डो बात का आजकल अच्छा नहीं, बहुत सारे इनके उसकी भी समझ नहीं आती है, लेकिन उसमें तो आगे से ये नहीं है कि लड़के भाग रहे हैं, हाँ वो खड़े हैं। वो खड़े हैं। वो मतलब एक लड़के का मैं देख रहा था, वो उसको उसने जाके 4-5 डंडे, लेकिन वो पीछे भी नहीं मुड़ा, वो खड़ा है डंडे खा रहा है। पर शायद अब ये देखें कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है ना, कि लोग इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो मार खाने को तैयार हैं, लेकिन वो चेंज चाहते हैं। अच्छा, अब देखें, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब पाकिस्तान में तो हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में है। हाँ ये अच्छा, exactly। तो हम यहाँ पे तो अगर लोग तंग हों, परेशान हों, अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई है, ये सारी चीज़ें हैं ना। अच्छा, यहाँ पे अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हों, स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, तो बज़ाहिर तो बड़ी समझ आती है कि यार लोग तंग हैं तो बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया की स्टेट नैरेटिव देखें तो वो तो एक शाइनिंग इंडिया है, इनक्रेडिबल इंडिया है। अब उनके नैरेटिव देखें ना, बिल्कुल। बीजेपी के, हुकूमत के,
कि 1990 से जी वो आपके इनके इकोनॉमिस्ट को सुने, वो कहते हैं ये हमारी तो 6.5% ऑन एवरेज ग्रोथ है 90 से। अच्छा भाई, अगर आपकी ग्रोथ भी है, आप पे कोई खास कर्जे भी नहीं है, देखिए ना पाकिस्तान को रोज ताने मिलते हैं जी, उधर तो जी बहुत कर्जे, रोज पैसे मांगते फिर रहे हैं, कशकोल लिया हुआ। कशकोल लिए फिर रहे हैं, वो ठीक भी कहते हैं। अच्छा, वो मैं पीछे कोई इंडियन एक एडमिरल का सुन रहा था, वो कह रहा था, वो किसी ने उससे सवाल पूछा कि जी वो इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, तो अब क्या पाकिस्तान भी करेगा? वो उन्होंने सबमरीन्स पे किए हैं। तो आगे से वो एडमिरल साहब कहते हैं हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन कोई खाने को होगा तो, मतलब एक इस तरह का कॉन्डरसेंडिंग एटीट्यूड उधर है। अच्छा चलो जी, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इधर तो चलो ये इस तरह के इकोनॉमी की मसाइल हैं, समझ तो अगर आती कोई है कि प्रोटेस्ट हो और वो उनकी कॉन्डरसेंडिंग एटीट्यूड होना अपनी जगह पे, लेकिन मसाइल हैं। अच्छा भाई, इंडिया में तो 6.5% की ग्रोथ है, अभी भी कोई 7-7.5% की ग्रोथ का वो कहते हैं, कर्जे भी कोई खास नहीं है, कोई करंट अकाउंट डेफिसिट भी खास नहीं है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये फिर भी इतने लोग तंग क्यों हैं और ये मुजाहरे क्यों हो रहे हैं और ये इतनी बड़ी यूथ की मूवमेंट क्यों हो गई सोशल मीडिया पे, वो मिलियंस को देखते। क्रॉस कर गए, बीजेपी को भी क्रॉस कर गए, तो ये क्यों हो रहा है फिर? अच्छा, उससे ये तो पता चलता है कि एक बड़े पैमाने पे डिसकंटेंट मौजूद है। अच्छा, वो डिसकंटेंट क्यों है? मतलब जब जीडीपी की ग्रोथ भी है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और इंडिया $4 ट्रिलियन के लगभग, या बल्कि प्लस, या शायद थोड़ा कम, डिपेंड करता है कि डॉलर के रेट रुपये के रेशो क्या है किस दिन, तो उसके बावजूद फिर ये क्यों है ये मसला? क्या वेल्थ की सर्कुलेशन चंद तो मुझे एक लगता है मखसूस कुछ तबके तक महदूद है। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है। मुझे लगता है एक तो शायद जो इनकी कम से कम जब से मोदी साहब आए हैं ना, तो वो जो जीडीपी की ग्रोथ के नंबर्स हैं ना, शायद वो उतने नहीं हैं जितने क्लेम किए जा रहे हैं। तो मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं होगी, मतलब, लेकिन ये जो है ना 6.5-7% वाली बात, शायद ये सही ना हो। इसको कुछ इंडिया में लोगों ने क्वेश्चन भी किया है। वो कहते हैं जी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्वेश्चन किया, वो कोई आईएमएफ की भी एक वो आया था कि आपका डाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं। अच्छा, उसमें वजह ये हो रही है कि भाई आप कि फॉर्मल सेक्टर तो तेजी से ग्रो कर रहा है, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर और ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसमें तो बड़ी ग्रोथ है। और लेकिन जो वो छोटी छोटी दुकानदार वाली दुकानें, या वो जो स्मॉल इनफॉर्मल सेक्टर, स्मॉल स्केल है ना, उधर शायद ग्रोथ नहीं है। अच्छा, उसकी वजह तो ये है ना कि देखें, अगर पहले लेट से एक बाजार में 5 दुकानें थी, अब अगर उधर कोई एक बड़ा सेठ आए, बड़ा अमीर आदमी, और एक माल बना दे, तो अच्छा वो माल अब एक कंपनी चला रही है, अच्छा वो कंपनी तो चलो जी बड़ा कारोबार कर रही है, उधर तो ग्रोथ हो रही है जी, पिछले साल आपको 50,000 कस्टमर थे, इस साल जी लाख हो गया, तो उधर तो ग्रोथ होगी। लेकिन जब वो माल चल रहा है और उसकी एक लश पश है, लोग उधर जा रहे हैं, तो लेकिन उसका ये नहीं देख रहा है, अच्छा वो डॉक्यूमेंटेड भी है, वो टैक्स भी देता है, उसकी आपको ग्रोथ नजर भी आती है, लेकिन हो सकता है उसे एक माल के बनने की वजह से जो कोई 5,000 जो पहले स्मॉल वेंडर्स थे, किसी का खोखा था, किसी की रेडी थी, किसी की छोटी दुकान थी, हो सकता है उसका तो कारोबार आधा रह गया हो। अच्छा, मतलब इस तरह की चीजें इंडियन इकोनॉमी, चूंकि इंडियन इकोनॉमी भी ट्रांजिशन में है ना, एक बड़े इनफॉर्मल सेक्टर है, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर है, अच्छा जो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है वो इसी तरह की बड़ी कंपनियों में आती है, ये बड़ी कंपनियां बनती हैं। तो ये जो वो इकोनॉमी का वो पार्ट जो फॉर्मल सेक्टर है, जो बड़ा सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उधर ग्रोथ है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उस पर ग्रोथ नहीं है। अच्छा, फॉर्मल सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर का डाटा अच्छा है, ज़ाहिर है वो आप उसको आप देखें तो लगता है कि बहुत ग्रोथ है। इनफॉर्मल सेक्टर का डाटा भी अच्छा नहीं है, वो कलेक्ट भी नहीं किया जा रहा, और उनकी मेथोडोलॉजी कुछ ऐसी रही है कि वो क्यास करते हैं कि अगर फार्मल सेक्टर में ग्रोथ है तो उधर भी इतनी होगी, इतनी परसेंटेज रख लो या उससे मतलब कुछ अगर कम। इनफॉर्मल सेक्टर लेट से 40% है टोटल इकोनॉमी का, तो ये फॉर्मल सेक्टर 60% है, तो इधर अगर 7% ग्रोथ है तो उधर भी 7% होगी, वो तो 40% पे 7% निकालते हैं, तो ओवरऑल कहते हैं इतनी होगी। अभी कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, उधर एक्चुअली इकोनॉमी ग्रो नहीं की। अच्छा, अगर ये मसला है तो ये स्ट्रक्चरल मसला है, मतलब लॉन्ग टर्म में तो ये ट्रांजिशन हो रही है, इंडिया को बेनिफिट करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये शायद कैप्चर नहीं हो रही। अच्छा, अगर ये हो रहा है तो अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो फार्मल सेक्टर होता है ना, उधर लोग कम एम्प्लॉय होते हैं, मतलब एक जो है ना बड़ा माल बनाते हैं, तो वो हो सकता है कम लोगों से चल रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है फिर। अच्छा, मतलब एक बड़े माल में 500 दुकानें हैं, तो उन 500 को सिक्योरिटी के लिए आपने 10 बंदे रखे होंगे, तो लेकिन वो बाकी जो वैसे अलग अलग दुकानें हैं, तो हो सकता है उन्होंने हर बंदे ने अपनी कोई सिक्योरिटी रखी हो, या मतलब ऐसे वो आमतौर पे उस पर एम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा हो जाती है उसकी। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें ज़रा एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये वो ना, उससे लोग भी कम चाहिए होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ये हो रहा है कि शायद ग्रोथ उतनी थी नहीं जितनी क्लेम की जा रही थी, मतलब फिर भी डिसेंट ग्रोथ थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी शायद क्लेम्स थे। और दूसरा ये हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी और इसकी वजह से ना वो जॉब्स चेंज हो। जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हुई, मतलब अब आप कम लोगों से
मशीनों की और कंप्यूटर्स की मदद से, एआई की मदद से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एआई तो खैर रिसेंट है, लेकिन कंप्यूटर्स वगैरह तो पहले आ चुके हैं, या ऑटोमेशन तो हो रही है। तो अब ये हुआ कि जनाब जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हो रही, भले इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, भले ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब जॉब पहली बात ही शायद उतनी ग्रोथ थी नहीं जितनी क्लेम की जा रही थी। दूसरी जो ग्रोथ हो भी रही थी वो जॉबलेस ग्रोथ थी, मतलब उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी जितनी शायद अगर इस तरह की ऑटोमेशन ना होती तो इस इकोनॉमी के साथ शायद हम लोगों को engage किया जा तो सकता मतलब शायद इकोनॉमी के उन सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं है जिधर वर्कर्स ज्यादा चाहिए होते हैं। और ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में ओवरऑल और बड़े मसले हैं, तो हम इसकी बात कम करते हैं। लेकिन इधर है कि वो टेक्सटाइल मिल जिसमें पहले लेट से चलाने पे 2000 बंदा काम करता था, अभी कंप्यूटराइजेशन हो गई है तो वहीं पे आप 200 बंदे से वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी बात भी की थी कि भाई हमें ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन वो वाली नहीं चाहिए जो इंडिया में है, जो कि उधर तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। ये कहीं पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात की है। तो लेकिन हमारे मसाइल ज़्यादा मतलब और नौयत के अभी तक हैं, जो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे तो अभी ग्रोथ हो ही नहीं रही। हमारे तो फॉर्मल में भी नहीं हो रही और इनफॉर्मल में भी नहीं। एग्जैक्टली, तो हमारे तो फॉर्मल सेक्टर भी नहीं कर रहा, हमारे शायद इनफॉर्मल सेक्टर बेहतर कर रहा है फॉर्मल वो सेक्टर। डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मतलब ये जो हमारे यहाँ वो जब हम अक्सर बात करते हैं ना कि यार ये इतने बड़े मसाइल हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है और कर्जों में फंसे हुए हैं और इन्फ्लेशन भी है, तो फिर ये लोग निजाम चल कैसे रहा है? मतलब कहीं पे चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, कहीं आप चले जाओ, लोग भरे हुए हैं। हाँ, तो मतलब ये फिर कैसे चल रहा है? तो वो जो लोग उसकी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, भाई बज़ाहिर तो हेडलाइंस अखबारों की देखें तो इधर तो सब कुछ तबाह पड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, बम धमाके भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, बॉर्डर रीजन के हालात खराब हैं, खबरें उठाओ तो कहते हैं जी इन्फ्लेशन पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, तो फिर ये लेकिन निजाम चल कैसे रहा है? नॉर्दर्न एरिया के चक्कर लगाए आपको रोड पे जगह नहीं मिलती। हाँ, तो उधर नहीं मिलती, मतलब एयरलाइनें भी जहाज बोल जाते हैं, वो तो चलो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हो गई ना, लेकिन ये आम लोगों का निजाम भी कैसे चल रहा है? तो उसकी एक तवजीह ये दी जाती है कि एक्चुअली शायद इकोनॉमी का साइज उससे बड़ा है जितना हुकूमत बताती है, क्योंकि हुकूमत इधर फार्मल सेक्टर को देखती है जो टैक्सों के बोझ के नीचे और एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस के नीचे दबा हुआ है, वो उधर इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। बहुत कुछ इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है जो टैक्स नेट में नहीं है, जो टैक्स बचा लेते हैं, और एनर्जी के भी उन्होंने अपने तरीके निकाले हुए हैं। अब तो आपको पता है ना सोलर हमारे यहाँ कितना फैला है। अब पाकिस्तान दुनिया के टॉप के मुल्कों में है जहाँ पे सोलर है। अच्छा, वो क्या हुआ है कि लोगों ने छत पे भी सोलर लगा लिया है, वो ट्यूबवेल भी सोलर लगा लिया है। वो पहले हुकूमत ट्यूबवेल वालों को बिजली बेचती थी, तो वो तो अब बिक ही नहीं रही है, उसने अपना सोलर लगा लिया। अच्छा, इसी तरह छोटे छोटे कारोबारों वालों ने भी अपने अपने सोलर लगा लिए। अब तो एक छोटी दुकान वाले ने एक ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर पंखा और उसका बल्ब चल रहा है। ये मतलब और मुल्कों में भी हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वो बाज़ होता है ना कि एक डिजास्टर से एक अपॉर्चुनिटी निकलती opportunity है। निकलती तो हमारे यहाँ वैसे तो ये डिजास्टर ही था ना कि बिजली की कीमतें इतनी बढ़ गई, बीच में लोड शेडिंग बहुत हो रही थी, लोड शेडिंग खत्म हुई तो सरप्लस हो गई तो वो हमने कैपेसिटी पेमेंट ये वो, और उसके नतीजे में कीमतें बहुत बढ़ गई। तो मतलब पहले बिजली मिलती नहीं थी, जब मिलना शुरू हुई तब इतनी मिलती है, इतनी महंगी है कि अब आप खरीद नहीं सकते। तो इस क्राइसिस में लोगों ने कहा फिर हम अपना इंतजाम करते हैं। अच्छा, तो वो उससे आप उसको पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव कह लें। तो अब ये जो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में ये सारा कुछ हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं। इंडिया में उसका लगता है उलट हो रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, इनफॉर्मल सेक्टर। अच्छा, तो जब अगर ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी क्लेम की जा रही है, जब जॉबलेस ग्रोथ है, तो फिर इन बच्चों को नौकरियां तो नहीं मिल रही है ना। बिल्कुल। अच्छा, पहले ये होता था जो हमारे मुल्क में भी है कि एक ना वो वेंट मिल जाता है कि जी आप चलो जी इधर नौकरी नहीं मिली तो अमेरिका चले जाओ। अच्छा, इंडिया में जैसे पाकिस्तान में भी है, एक बड़ा क्रेज है, पेरेंट्स बहुत इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों की तालीम, और वो उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, कंपेटिटिव एग्जाम में कहेंगे आप बैठो, वो कंपेटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वो तो आगे किसी नौकरी उनको मिल जाए, डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी आईआईटी में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, या सरकारी जॉब्स जो होती हैं जो उनके इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस कुछ कुछ इस तरह का नाम। हमारे सीएसएस है। हाँ, तो हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो इसी तरह की एक उनकी सर्विस है। अच्छा, तो वो पेरेंट्स का एक प्रेशर भी होता है कि अब आप करो, एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, वो जो इर्द गिर्द एक इकोसिस्टम है ना, जो पीयर्स वगैरह हैं कि अब आपने जाना है, आईआईटी में जाना है, या सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करना है, या बाहर जाना है। अब बाहर भी अपॉर्चुनिटीज कम हुई है ना, खासतौर पर अब देखें अमेरिका ने आके क्या किया है जब से ट्रंप आया है। अच्छा, तो अब अगर ये जो मुल्क के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर उधर भी करप्शन शुरू हो जाए, जैसे ये मसला जो शुरू हुआ है जो इसमें एग्जाम्स का जो स्कैंडल है कि इनका वो एक होता है जो पेपर वगैरह लीक हुए हैं, और एक इनका नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है, तो उसमें अब वो कोई फ्रॉड हुआ है, कोई पेपर लीक हो गए हैं,
देखिए लोग बच्चे तैयारी करते हैं, मेरे साल से तैयारी कर रहे होंगे, 6 महीने से कर रहे होंगे, अब उन्होंने पेपर में जाके अपीयर हुए हैं, अब वो पता चला जी पेपर लीक हो गया। अच्छा, इसमें अब कोई हमारे एक जो और सोशल मसाइल है ना, जो हमारे यहाँ भी बात होते हैं कि जी आप एक्सपेक्टेशन इतनी बच्चे से लगा लेते हैं, तो वो कोई 20 से ज्यादा बच्चों ने कोई सुइसाइड कर ली कि हमारे साथ क्या हुआ है। और फिर जब दोबारा उन्होंने टेस्ट लिया है तो उसमें कोई, आज ही मैं कहीं सुन रहा था, शायद 1 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर ही नहीं हुए, डिसहार्ट हो गए होंगे। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ भी जो कुछ एक्सपर्ट बताते हैं ना, हमारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह, कि आप बच्चों पे इतना प्रेशर ना डालें। ये नहीं उनसे कहें, हर वक्त उनसे कहें कि देखें जी आपने A ग्रेड लेना है, आपने A+ लेना है, और वो बच्चा इस प्रेशर में आ जाए कि अब मैंने अगर A ना आया तो मैं घर जाके बाप को क्या दिखाऊंगा। वो तो पिछले साल से कह रहा है A लेना है, या 6 महीने से कह रहा है A लेना है, तो बाप डांटेगा, माँ डांटेगी, वो पप्पो क्या कहेगी, वो चाची क्या कहेगी, वो लोग बातें करेंगे, हमारे बच्चे के तो इतने नंबर आए हैं तो आपके कितने। तो ये इस तरह का अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी है। अच्छा, इंडिया में लगता है कि शायद पता नहीं क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में भी हम कभी कभी सुनते हैं सुइसाइड का, लेकिन इंडिया में कुछ ज्यादा सुनते हैं। इंडिया में फिल्में भी ज्यादा बनी है, इंडिया में इस मसले के ऊपर फिल्में भी बनाई गई हैं। मतलब एक पॉजिटिव बात उनकी है कि वो इस तरह के मसलों को फिर बहरहाल उजागर करते हैं, बात करते हैं। हमारे यहाँ भी मैं इक्का दुक्का वाक़या तो मैंने सुने हैं, शायद और भी होंगे जो शायद हाईलाइट नहीं होते होंगे। तो ये एक मसला है कि जिसकी वजह से वो फिर यूथ में काफी बेचैनी है। तो मेरे ख्याल में एक ये भी कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जॉबलेस ग्रोथ है, फिर बच्चों के जो एक वेंट मिलता था कि अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, उसमें कुछ कमी आ रही है। मतलब अगर कमी नहीं भी आ रही है, पहले तो आ चुकी है, लेकिन अगर ना भी आ रही हो तो कम से कम अब परसेप्शन यही बन गई है कि बाहर तो अब जाना मुश्किल हो गया। अच्छा, और अगर मुल्क के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उधर पेपर लीक हो रहे हो तो फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। और अच्छा, उसकी उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है जिसके बाप ने उसको पढ़ाया है, उसने मास्टर्स कर लिया है, उसने IIT से डिग्री ले ली है। अब वो कहता है मैं तो हर तरह से एलिजिबल हूँ ना, मैं तो हर तरह से क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, जब उसको जॉब नहीं मिलती है ना तो उसकी मायूसी का कोई और ही लेवल होता है। उसके मुकाबले में एक बंदा जो यूनिवर्सिटी, एक लड़का जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जो 10वीं जमात से आगे पढ़ नहीं सका, उसको जॉब नहीं मिलेगी ना, वो कहेगा यार मैं मतलब पढ़ाई में चलो मैं कुछ और कर लेता हूं, मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है ना, तो चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ। ये जो अच्छा, ये बात का आपकी सक्सेस का डिसएडवांटेज होता है। मतलब इंडिया में अगर हायर एजुकेशन अच्छी है, उधर हायर एजुकेशन में लोग ज्यादा बड़ी तादाद में जा रहे हैं, और उसमें फिर अगर उनको फिर आप जॉब मार्केट नहीं क्रिएट कर पाए, उनके लिए एम्प्लॉय नहीं कर पाए, तो अब ये यंग लोग, ब्राइट लोग, एजुकेटेड लोग विद डिग्रीज, दे आर देयर इन द ओपन मार्केट, और उनके लिए जॉब्स नहीं है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन, वो एक्चुअली वो बहुत प्रेशर में है, वो बहुत बर्डन है उन पे। तो शायद ये वजह है कि जिसकी वजह से हम वहाँ पे वायलेंस भी देख रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन भी देख रहे हैं। बिल्कुल, इस पे तो खैर किसी वक्त हम अलग से भी एक गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बर्डनाइज करता है बच्चों को, और जो पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस है वो किस तरह। लेकिन क्योंकि हम बड़ा स्पेसिफिक थे आज जेन ज़ी की, ये जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेके। अच्छा, एक सवाल मेरा, ज़ाहिर इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट, कांग्रेस ने जो इम्पैक्ट डालना था वो डाला, अभी एक नई पार्टी जो है वो इमर्ज हुई है, मुझे पता कि ये इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे या फिर आगे किस तरह से जाएंगे इसको लेके, बट क्या नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी को वही पजीराई मिल पाएगी जो वो पिछले 12 सालों से कंटिन्यू अपनी कर रहे थे? देखिए, ये कबल वक्त है कुछ कहना, लेकिन देखें डिपेंड करता है कि मूवमेंट आगे कैसे बढ़ती है। अगर तो ये यूथ की कोई एक ब्रॉड बेस्ड नेशन वाइड मूवमेंट बन जाती है तो फिर इसका इफेक्ट आएगा। अच्छा, लेकिन वो भी कबल वक्त है कि ये क्या शेप लेता है, क्या इसके नतीजे में कोई ये सिर्फ मूवमेंट ही रहती है या कोई कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स करके अपनी बात मनवाती है, फिर कोई और मुतालबा रखती है और एक मूवमेंट ही बनती रहती, चलती मूवमेंट के तौर पे चलती रहती है। ये एक तरीका है ना। दूसरा ये हो सकता है कि ये कोई पार्टी की शक्ल ले, कि कोई अपनी पार्टी बना ले। अच्छा, एक वो भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में तो लोग इमरान खान के साथ जुड़ गए थे, यूथ इकट्ठे होकर कोई अपनी पार्टी बनाते हैं। वो यूथ पहले ही डिस्टर्ब थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत है, ये जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो करप्ट हैं, ये है डायनेस्टिक हैं, यही नैरेटिव्स हैं ना। तो उनको लगा कि ये इमरान खान साहब जो हैं ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, वो अकेले घूमते फिरते होते थे, मतलब उनके साथ तो कोई नहीं होता था। तो उन्होंने यूथ ने देखा कि हम शायद इनके पीछे लग जाएं, ये बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। और उस ट्रेडिशनल एलीट क्लास से भी, मतलब एलीट तो थी लेकिन वो डायनेस्टी उस तरह से नहीं थी, उनकी फैमिली में भी कोई वो नहीं था सियासतदान वगैरह। तो कहीं शायद इनसे अगर उम्मीद जोड़े तो वो उसके पीछे इकट्ठे होकर एक पार्टी बन गई।
अच्छा, इंडिया में अगर ये बनती है तो क्या ये अभिजीत साहब को अपनी पार्टी बनाते हैं, देखना है कि वो एक ऑप्शन होगा, या किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, ये भी हो सकता है। इंडिया बहुत बड़ा है, किसी एक मूवमेंट का सारे मुल्क में पॉपुलर हो जाना ना बड़ी आसान बात आसान है। बात नहीं। ये देखिए ना, बीजेपी भी एक बड़ी नजरियाती पार्टी के तौर पे इमर्ज हुई। ये कब से धक्के खाते फिर रहे थे, प्री पार्टीशन से ये पार्टी, मतलब पार्टीशन RSS बाद में बनी, आरएसएस तो 1920 से। ये अभी भी इनको साउथ में पूरी पजीराई नहीं मिली। हिंदू बेल्ट में मोस्टली रहे, फिर अभी इनको कोई बंगाल वगैरह में कामयाबी मिली है, जिसको वो बड़ा, उसको उनके लिए एक बड़ी खुशगवार, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक खुशगवार और एक बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी मूवमेंट का सारे इंडिया में पॉपुलर हो जाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हो भी सकती है, क्योंकि इसमें ये जो पॉजिटिव चीज़ है ना कि ये यूथ के इश्यूज पे है। अच्छा, और यूथ के इश्यूज तो सारे मुल्क में है। बिल्कुल। और एक और चीज, जो एक तो आपने एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात की ना, दूसरा अगर बीजेपी की अपनी पॉलिसीज भी उठा के देखें, जिस तरह का उनका माइनॉरिटीज के साथ रवैया है, या बाकी जो उनके मसाइल है रिलीजियस और उसको लेके, तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं उसका कंट्रीब्यूशन भी है कि जो बाकी माइनॉरिटी भी तो एक बड़ी तादाद में है वहाँ पे। इनके वो देखे ना, बीजेपी ने जब अपना वो झंडा उठाया कि हम पॉपुलर हो जाएं, तो वो तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी पे थी। अब हिंदुत्व कहीं पे पॉपुलर थी, कहीं पे नहीं थी, उसको रेजिस्टेंस भी आ रही थी, कांग्रेस से भी आ रही थी, साउथ की पार्टीज में से भी आ रही थी, तो बहुत सारे लोग उसको रेजिस्ट कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब उनकी अपील जो है ना वो रिलेटिवली कम्युनल थी, यूनिवर्सल नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन इंडिया के खास तबके को वो अपील कर रहा था, कर रही थी बीजेपी। ये जिन इश्यूज को उठा रहे हैं ना, वो यूथ के इश्यूज हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, वो एग्जाम्स के इश्यूज हैं, वो एजुकेशन के इश्यूज हैं। अच्छा, ये वो इश्यूज हैं जो सारे मुल्क के इश्यूज हैं। तो मतलब आप ये तवक्को कर सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि सारे मुल्क से लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं। वो अक्रॉस पार्टी डिवाइड्स भी हो सकते हैं, अक्रॉस कम्युनिटीज भी हो सकते हैं। मतलब देखो ना, एक मुसलमान यूथ है तो वो भी इनसे जुड़ सकता है, एक हिंदू यूथ है जो अनएम्प्लॉयड फिर रहा है, वो रोज बातें तो सुनता है कि बड़ी ग्रोथ है इकोनॉमी में और हम विश्व गुरु बन गए, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। वो तो कहेगा ना यार, मतलब ठीक है आप विश्व गुरु बन गए, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, लेकिन ये मेरे लिए महंगाई क्यों बढ़ गई है। तो ये जो बातें हैं ना, इस वजह से इसमें एक पोटेंशियल है। मतलब आज के दिन ये कहना मुश्किल है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें ये पोटेंशियल है कि ये एक बड़ी मूवमेंट बन जाए। वो मूवमेंट ही रहती है या किसी पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है, ये देखने वाली बात है। अच्छा, एक वैक्यूम भी है इंडिया। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ना, पाकिस्तान में जब पीटीआई का राइज हुआ ना, इमरान खान की पार्टी का, तो उस वक्त दो बड़ी पार्टियां तो मौजूद थी, पीपीपी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। एक तरह से वैक्यूम नहीं था, लेकिन वो दोनों पार्टियों की कारकर्दगी के ऊपर बड़े सीरियस सवाल थे उस वजह से। अच्छा, और फिर जब ये हुआ ना कि इनका आपस में मुकमुका हो गया, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिनका था कि ये तो एक ही है, कोई मुतबादिल नहीं। जब तक वो अपने आप को एक दूसरे का मुतबादिल पेश करते रहते थे ना, फिर कुछ लोगों की उम्मीद होती थी, अच्छा जी ये चले जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो कुछ उम्मीद है। जब ये तासुर बन गया ना, और इमरान खान साहब ने बड़ी शार्पली और इंटेलिजेंटली उस पर प्ले भी किया कि भाई जब ये इनका ये मुकमुका है, अब ये एक हैं, तो मुकाबले में तो कोई है नहीं अल्टरनेटिव, तो क्या करें। तो फिर वो एक नई पार्टी बन गई। अच्छा, इंडिया में भी अब यही है कि भाई मुतबादिल कौन है। भाई बीजेपी अब बंगाल का इलेक्शन भी जीत गई, असम वगैरह में भी जीत गई, तो मुतबादिल कांग्रेस तो कोई कांग्रेस कारकर्दगी दिखा नहीं रही। और राहुल गांधी जो है वो बड़े कोशिश तो उसने बड़ी की है, लेकिन अभी तक वो मुतबादिल के तौर पे वो खास नजर मोबिलाइज नहीं कर पाए लोगों को। अच्छा, तो जब ये वैक्यूम हो ना, कि लोग कहते हैं कि यार अच्छा ये जो है इनका कोई अल्टरनेटिव, तो एक उसमें भी गुंजाइश ज्यादा होती है कि एक नई पार्टी इमर्ज करे। तो इसमें अगर ये इनको पॉपुलैरिटी मिली तो ये काफी इम्कान हो सकता है कि ये नुकसान पहुंचाए कांग्रेस को भी, लेकिन अगर ये पार्टी बनती है तो फिर कांग्रेस कई और पार्टियों के वर्कर्स इसमें शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। देखो ना, ये जैसे हमारे यहाँ भी जो पीटीआई बनी है, तो आप पीटीआई में काफी सारे लोगों को देखेंगे ना, तो वो कहेंगे कि वो पीपल्स पार्टी से थे या किसी और जमात से थे, वो उधर आ गए। अच्छा, तो क्यों उधर आ गए हैं, उधर से मुतमईन नहीं थे, या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा बेहतर, या उधर लगा कि इधर तो मुझे टॉप की लीडरशिप घास नहीं डालती, इधर तो मैं सेकंड लेवल का लीडर बन जाऊंगा। तो लेकिन बहुत सारे हमने देखे चेहरे ऐसे। हाँ, तो इधर कई लोग आपको पता है वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के उधर चले गए थे कि इधर हमारी पजीराई ज्यादा होगी। अच्छा, तो इसी तरह की चीजें उधर भी हो सकती हैं। तो ये पॉसिबल है कि कांग्रेस को इसका डेंट पड़े, हो सकता है कुछ रीजनल पार्टीज को डेंट पड़े, मे भी किसी हद तक बीजेपी को भी डेंट पड़े, अगर जो उसका इम्कान कम है, चूंकि बीजेपी कम से कम उसकी जो कोर है ना उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी होता है कि हर पार्टी, भले वो एक बड़ी नजरियाती पार्टी भी हो ना,
या जैसे बीजेपी है, बीजेपी जो एक बड़ी एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है ना, एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि वो उसमें तो मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, और भी कई वालों से वो एक्सक्लूसिव है, और एक उसका कम्युनल एजेंडा है। अच्छा, तो उसमें भी एक कोर होती है, वो जो आरएसएस के ट्रेंड होंगे जो बिल्कुल ही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, फिर उसकी ना एक आउटर लेयर होती है, वो जो लोग अपने मफादात के लिए जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब जाहिर है यही पार्टी जो है राइज कर रही है, तो कोई मुझे अगर कोई ठेका लेना है, कोई कारोबार करना है, कोई मतलब रेलिवेंट रहना है, तो इन्हीं के साथ जुड़ जाए। एक वो आउटर लेयर होती है। अच्छा, वो जो आउटर लेयर के साथ है ना, जो सपोर्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी इफेक्ट हो सकती है। जब इस तरह की कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो ऐसा हो सकता होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि ज़रूर ऐसे होगा, बट इट इज़ पॉसिबल कि ऐसे हो। तो मतलब इस स्टेज पे आप ये कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ चेंज के इम्कानात बन बहरहाल रहे हैं। मौजूद। अच्छा, और इसमें एक इनके नैरेटिव्स को देखें ना, तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि भाई आप कारकर्दगी पे तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा, एक दो चीज़ें और भी हुई। वैसे मोदी पे कोई ज़ाती तौर पे तो शायद करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ टॉप लीडर्स पे करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहे। उन पे वो इल्ज़ाम ज़रूर हैं कि ये बाहर जाते हैं तो उधर इधर से वो भी ले जाते हैं, अपने आर्टिस्ट वगैरह को भी उधर डांस करवाते हैं, या उधर से मतलब इस तरह के एक अपना इल्ज़ाम, उनका ग्रुप या होता है जिसको लेके जाते हैं। या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और मतलब कुछ इस तरह के इल्ज़ाम उन पे लगते रहते हैं। लेकिन ये उनके हवाले से नहीं सुना कि वो ज़ाती तौर पे कोई पैसे बटोर रहे हैं। हाँ, इन पे एक और इल्ज़ाम लगता है कि अडानी वगैरह के और अमीर लोगों के बहुत करीब है, उनको फ़ायदे देते हैं। अच्छा, तो कॉर्पोरेट मतलब एक ना बीजेपी की हिंदुत्व, कॉर्पोरेट सेक्टर, इसका एक और एक 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 गोदी मीडिया, ट्रायंगल है। गोदी मीडिया, ये आपको ट्रायंगल नजर आता है। उससे भी एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है इंडिया में। मतलब वो कहते हैं कि वो एक्चुअली फिर अगर मोदी को ज़ाती तौर पे ना अटैक करें, उस पर क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन वो कहते हैं कि ओवरऑल सिस्टम जो है वो करप्ट है, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर के और उसमें भी चंद नाम जो कि सपोर्ट करते हैं मतलब अडानी बीजेपी का को। नाम बहुत आता है। हाँ, अच्छा, उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन है। अब जेन जी को तो ये बात समझ में आती है। अब जो हिंदुत्व का बिल्कुल ही हार्ड कोर होगा, वो तो कहेगा जी मोदी साहब ने कह दिया, बस कह ठीक दिया। है ना, मोदी साहब कर लेंगे। अच्छा, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत भी जिसने आंखें कान खुले रखे होंगे, वो तो देख रहा है ना कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। मतलब बड़े बड़े ठेके उन्हीं को मिल रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे हैं। वो भी कौन था जो अमेरिका में पकड़ा गया था, तो उसके लिए मोदी साहब कोशिश कर रहे थे कि उसको छुड़वा लें। कोई उनका बड़ा कॉर्पोरेट लीडर था, किसी कोई बड़ा बिजनेसमैन। तो मतलब इस तरह की चीज़ें वो चलती रहती हैं। तो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन है जो अब उसको इफेक्ट किया। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। तो नाजरीन, आज के एपिसोड भी जेन जी के नाम ही थी, और जेन जी अपने राइट पे तो हमने पहले बात की, कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, चाहे उसको लड़ना मरना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात को समझें कि अब ऐसे तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी जैसे पहले चलती रही हैं। अब तो ये यूथ है, वो चाहे गवर्नमेंट पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, या फिर किसी और मुल्क की हो, वहाँ पे वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे, और उस आवाज़ को आप तशद्दुद के जरिए शायद थोड़ी देर के लिए चुप करा सकें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन इवॉल्व होती है इंडिया में। विल कीप अपडेटिंग यू, और जैसे ही कोई नई पेशरफ्त होती है तो ज़ाहिर हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे रीजन से भी जुड़ी हुई होती हैं चीज़ें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहा करें। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।